कहानी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि मेक्सिको के अंदर ड्रग्स माफियाओं का आतंकवाद बढ़ते जा रहा है। वैसे पुलिस की टीम मिल करके बहुत सारे ड्रग डीलर्स को पकड़ लिया है, लेकिन अभी भी ऐसे हाई प्रोफाइल वाले ड्रग डीलर हैं जो लापता हैं और उन्हीं की वजह से आज भी ड्रग सप्लाई को रोकना मुश्किल हो रहा है। लेकिन पुलिस वालों ने इनका भी लगाम कसना स्टार्ट कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें अर्थरो नाम के एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है। उसकी बीवी का नाम है ईसा और इनके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़की है। वैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों ही काम करते हैं और जैसे तैसे करके घर चल रहा है। 2 बेटियां होने की वजह से इनके ऊपर खर्चा भी ज्यादा है और सुनने में ये भी आया है कि लोन वगैरह चल रहा है, तो ये लोग कर्ज में भी डूबे हुए हैं। अब मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज ही के दिन हमें मालूम चलता है कि ईसा फिर से प्रेग्नेंट है। अब वो लड़की है या फिर लड़का, ये तो बात की बात है, लेकिन दिक्कत की बात ये है कि अभी भी ये लोग ऊपर से नीचे तक कर्ज में डूबे हुए हैं। ऊपर से 2 बेटियां भी हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए अभी ये लोग एक और बच्चे को अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि ईसा कहती है कि मैंने लिस्ट बना लिया है, मेरे सैलरी से गुजारा हो जाएगा। मतलब कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि दुनिया में बच्चे को लाना है, जिससे आगे चल करके खर्चा बढ़ने वाला था। तो इसीलिए अर्थरो जा करके अपने कमिश्नर से बात करता है। वो अपने कमिश्नर को बताता है कि मेरी बीवी फिर से प्रेग्नेंट है और खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो मैं डे शिफ्ट के साथ साथ नाइट शिफ्ट में भी काम करना चाहता हूँ। जिस पर कमिश्नर कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई खाली मिलता है तो मैं तुम्हें उसके साथ में पार्टनरशिप में लगा दूंगा। और अर्थरो के लिए ये काफी अच्छी बात थी क्योंकि रात के लिए उसे पार्टनर मिल जाता है। अभी अभी उस पुलिस वाले का ट्रांसफर हुआ था और वो नाइट शिफ्ट में अकेला था, जिसके बाद अर्थरो नाइट शिफ्ट में उसका पार्टनर बन जाता है। उस पुलिस वाले का नाम वसूलियो था और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका भी हाल ही में ट्रांसफर हुआ है। नाइट में पेट्रोलिंग करते वक्त ये लोग जाकर के एक दुकान पर रुकते हैं, जहाँ पर पुलिस की दूसरी टीम ने कुछ ड्रग डीलर को पकड़ा था। ये सारे लोग माल सप्लाई करने के लिए आए थे और इनके पास ढेर सारा ड्रग्स था। ये लगभग करोड़ों का माल था। इसलिए अर्थरो उस ऑफिसर से कहता है कि हम तुम्हें सरकारी दफ्तर तक छोड़ आते हैं और इसकी जानकारी हम अपने कमिश्नर को भी दे देते हैं। यहाँ पर कुछ और माफिया लोग खड़े थे जो उन ड्रग डीलर के दोस्त थे। वसूलियो इनके पास जाकर के इन सब को अपने फोन में कुछ दिखाता है और ये पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है। तभी एक आदमी उस चीज का फोटो क्लिक कर लेता है। जाहिर सी बात है कि इनके बीच में कुछ और झोल-झाल चल रहा था, लेकिन फिलहाल अर्थरो इस चीज को समझ नहीं पाता। उसी वक्त यहाँ पर गाड़ी से कुछ लोग आते हैं। असल में ये लोग उसी ड्रग का सौदा करने के लिए आए थे, लेकिन ये लोग गलती से अर्थरो और वसूलियों के हाथ लग जाते हैं। असल में इन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर आने के बाद इनकी मुलाकात दूसरे पुलिस वाले से हो जाएगी, क्योंकि वो पुलिस वाला जिसने ड्रग डीलर को पकड़ा है वो शायद इनके साथ मिला हुआ है, क्योंकि वो उस आदमी को इशारा करता है। उसके इशारा करने के तुरंत बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अर्थरो और वसूलियो ये दोनों इन पुलिस वालों को सरकारी दफ्तर तक पहुँचा देते हैं। वैसे काम तो अच्छा किया था, लेकिन इन्होंने किसी के सौदे में टांग भी अड़ा दिया था। काम पूरा हो जाने के बाद अर्थरो उससे पूछता भी है कि आखिर तुमने उन लोगों को अपने फोन में क्या दिखाया, लेकिन यहाँ पर वसूलियो उसे टेढ़े मेढ़े जवाब देता है। वसूलियो कहता है कि तुम्हें क्या करना है, मैं भी अपने हिसाब से काम कर सकता हूँ, वैसे तुम्हें मुझ पर रोब झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके तीखे जवाब से अर्थरो को भी बुरा लगता है, क्योंकि उसने बस इतना ही तो पूछा था कि आखिर उसने दिखाया क्या। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 मरीन ऑफिसर को दिखाया जाता है जो किसी बड़े माफिया को पकड़ने के लिए घात लगाकर बैठे हुए थे और जिसका ये लोग इंतजार कर रहे थे। वो कुछ समय के बाद यहाँ पर आता भी है, जिसके तुरंत बाद मरीन की पूरी टीम घर को चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद ये लोग दरवाजे को तोड़ करके अंदर घुस जाते हैं और फायरिंग करने लगते हैं। बदले में जो घर के अंदर माफिया लोग थे वे लोग भी इन मरीन्स पर फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से मरीन का एक ऑफिसर जख्मी भी हो जाता है। इसके तुरंत बाद इन्हें जैसे मौका मिलता है तो ये लोग अंदर हमला बोल देते हैं और एक एक करके सभी लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन ये लोग जिसे ढूंढने के लिए आए थे वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। दरअसल ये लोग एल चापो गुज़मान की तलाश कर रहे थे, जो कि अपने एक आदमी के साथ गटर के रास्ते से भाग रहा था। हालांकि बहुत जल्द इन मरीन्स को मालूम चल जाता है कि एल चापो गटर के रास्ते से भाग चुका है। इसलिए अब ये लोग ऊपर जाकर के गटर की रखवाली करने लगते हैं, ताकि वे लोग जैसे ही ऊपर आए तो उसे पकड़ सके। अगले दिन सुबह में हमें अर्थरो और वसूलियों को दिखाया जाता है जो कि हाईवे के किनारे पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी वक्त इनका कमिश्नर इनके पास आता है और इन्हें बताता है कि मरीन्स ने छापा मारा है और वो एक बहुत बड़े ड्रग डीलर के माफिया को पकड़ रहे हैं। फिलहाल तुम दोनों को यहाँ से कहीं और नहीं जाना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एल चापो को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त के साथ गटर के रास्ते से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही वो एक कार के ऊपर गन तान देता है। कार में महिला बैठी हुई थी जिनको ये लोग बाहर निकाल देते हैं और कार लेकर
लेके यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये महिलाएं तुरंत पुलिस वालों के पास कॉल करती हैं और इस चीज का रिपोर्ट लिखवा देती हैं। इसके बाद सारे पुलिस वालों को उस कार की जानकारी दे करके उन्हें आगाह कर दिया जाता है। इसके कुछ ही समय के बाद इन दोनों की नजर उस कार पर पड़ती है। पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब इन्होंने नंबर प्लेट देखा तो यकीन हो गया। इसके बाद ये लोग कार का पीछा करते हैं और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे साइड में रुकवा देते हैं। कुछ समय के बाद कार के अंदर से एल चापो का आदमी हाथ में गन लेकर के बाहर निकलता है। हालांकि जब पुलिस वाले धमकी देते हैं तो वो दोनों गन्स को नीचे रख देता है। इसके बाद जब अल्तरो जा करके कार के अंदर चेक करता है तब वो एल चापो को देखता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इन लोगों ने एल चापो को पकड़ा है। सच बताऊं तो वो काफी डरा हुआ था। वो उसे अपनी कार में बैठाता है और उसकी एक फोटो क्लिक करता है। इसके बाद वो कमिश्नर के पास फोटो भेजने से पहले उनके पास कॉल करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करते। वो फोटो भेजता उससे पहले ही वसूली उसके हाथ से फोन छीन लेता है और उससे कहता है कि फोटो भेजने से पहले सोच लो, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ये एल चापो है, इसके पीछे मरीन्स की पूरी फौज पड़ी हुई है। चुपचाप इसकी बात मान करके इसे छोड़ देते हैं, हम बच जाएंगे। लेकिन अर्थरो ऐसा नहीं करना चाहता था। इनकी आंखों में देखो तो खौफ साफ साफ दिख रहा था कि ये दोनों कितने डरे हुए थे। साफ पता चल रहा था कि अगर ये लोग एल चापो की बात मानते हैं तब भी मरेंगे और अगर नहीं मानते हैं तब भी मरेंगे, क्योंकि एल चापो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो पूरी गैंग को चला रहा है। लेकिन फिर भी ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये उसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद में कोमास्की नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एल चापो के गैंग का आदमी है। उसे पता चला है कि मरीन्स ने छापा मारा था, लेकिन उसके बोस भाग गए हैं और अब वो अपनी पूरी फौज को लेकर के अपने बोस को ढूंढने के लिए जाता है। इधर अर्थरो उन लोगों को किसी सेफ जगह पर लेकर के जा रहा था ताकि वो उनके आदमियों से दूर रह सके। लेकिन एल चापो के गैंग का एक आदमी पुलिस की कार को देख लेता है और इनका पीछा करने लगता है। इसके तुरंत बाद एक और राइडर इनके कार के सामने आ जाता है। पहले तो इन लड़कों को पता नहीं था कि इनका बोस कार के अंदर है, लेकिन जब वो कार के पास आता है तब वो अपने बोस को देखता है और इसके तुरंत बाद वो अपनी पूरी ग्रुप को अपने बोस की लोकेशन बता देता है। वो किस पुलिस के कार में बैठे हुए हैं, उसका नंबर प्लेट क्या है, सब कुछ। इस दौरान एल चापो इन पुलिस वालों को अपनी तरफ से एक ऑफर देता है। वो कहता है कि मैं तुम दोनों को 1-1 करोड़ दूंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, इससे में तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की भलाई है। लेकिन अर्थरो उसकी बातों में नहीं आता है, वो मना कर देता है। जिसके बाद एल चापो के लड़के गन निकाल करके पुलिस वालों को शूट करने वाले थे, लेकिन उससे पहले अर्थरो उसे गन से शूट कर देता है। इसके बाद जो लड़का इनकी कार के सामने था वो भी इन पर फायरिंग करने लगता है, तो वसूलियो उस लड़के को गन से शूट करके खत्म कर देता है। तो इन लड़कों को मारने के बाद ये दोनों यहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द एल चापो के लड़कों को इसके बारे में पता चल जाता है और फिर ये बात कोमास्की तक जाती है कि उसके 2 लड़के मारे जा चुके हैं। जिसके बाद वो कॉल करके बाकी के अपने कुछ लड़कों को उस पुलिस कार के पीछे लगा देता है। पीछे कुछ लड़कों को आता हुआ देख करके ये लोग अपनी कार को पेट्रोल पंप पर रोक देते हैं, लेकिन फिर वो लड़के भी अपनी कार को ला करके इसी जगह पर रोके हुए थे। फिलहाल ये दोनों ये बचाने के चक्कर में थे कि उन लड़कों को पता न चलने पाए कि उनका बॉस इन्हीं की कार में बैठा हुआ है, इसलिए ये दोनों उन लड़कों को चकमा देते हैं। कुछ लड़कों को वसूलियो अपने पीछे लेकर जाता है और दूसरी तरफ बाकी के लड़कों से जा करके अर्थरो बात करता है और उन लोगों से गन रखने का लाइसेंस मांगता है। इसके तुरंत बाद ये लोग मौका देख करके इन लड़कों पर गन तान देते हैं। ये लोग जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे ताकि ये जो लड़के हैं ये यहाँ से चले जाएं, और बिल्कुल ऐसा होता भी है। जब ये लोग फोर्स करते हैं तो लड़के यहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद ये लोग अपनी कार को रोकते हैं और फिर अर्थरो उस फोटो को अपने कमिश्नर के पास भेज देता है। तभी वसूलियो उससे कहता है कि इन लोगों को कार में बैठा करके शहर के चक्कर लगाना मुश्किल है, अगर इनके आदमियों के हाथ लग गए तो हम मारे जा सकते हैं, इसलिए हमें कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी ताकि हम वहाँ पर रुक सके। जिसके बाद अर्थरो उसे बंदरगाह के पास एक होटल के बारे में बताता है। कुछ समय के बाद ये लोग उसी होटल के पास पहुंचते हैं। असल में ये लोग उन लड़कों को इसी होटल के अंदर रखना चाहते थे। कमरा लेने के लिए जब अर्थरो काउंटर पर जाता है तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो उसे एक कमरा देती है, लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब वो एल चापो को कार से बाहर निकालता है। वही काउंटर वाली लड़की एक वीडियो बना लेती है और उसे किसी के पास भेज देती है। इधर अर्थरो एल चापो को कमरे के अंदर लेकर जाता है। कुछ समय के बाद जब कमिश्नर एल चापो का फोटो देखते हैं तो वो भी एकदम से हैरान रह जाते हैं। एक पल के लिए उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एल चापो सच में उनके हाथ लग चुका है। वो अर्थरो के पास कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि इस वक्त वो कहाँ पर है। इसके बाद वो अपने कमिश्नर को पूरी जानकारी देता है और जल्दी से पूरी टीम को लेकर के यहाँ पर आने के लिए बोलता है। इधर वो जो काउंटर वाली लड़की थी, असल में उसने वो वीडियो कोस्मिको के पास भेजा था। वो उसे लोकेशन बता करके उसे वहाँ पर जल्दी से आने के लिए बोलती है। इसके बाद कोस्मिको अर्थरो का फोटो अपने एक आदमी के पास भेज देता है और अर्थरो की पूरी जानकारी निकाल लेता है।
है। जानकारी निकालने के बाद उसे मालूम चलता है कि घर पर उसकी एक बीवी और 2 बेटियां हैं। तो वो मामले को कंट्रोल करने के लिए वो अपने आदमियों को आर्थरो के घर पर भेजता है ताकि उसकी फैमिली को कंट्रोल में करने के बाद ये लोग आर्थरो से अपनी बात मनवा सके। इसके बाद हमें ईसा को दिखाया जाता है जो कि कई बार आर्थरो के पास कॉल करती है, लेकिन वो कॉल को रिसीव नहीं करता क्योंकि वो एल चापो के ठीक सामने बैठा हुआ था और वो नहीं चाहता था कि वो उसके सामने अपनी बीवी से बात करे या फिर बीवी का जिक्र करे। जिसके बाद ईसा कमिश्नर के पास कॉल करती है और उनसे आर्थरो के बारे में पूछती है। तो कमिश्नर उसे बताते हैं कि उसकी छुट्टी थोड़ा लेट से होगा, वो किसी मिशन पर है, तुम जल्दी से घर पर जाओ और अपने बच्चों के साथ में ही रहना। हालांकि वो कमिश्नर से पूछती भी है कि आखिर कौन सा मिशन है और वो कर क्या रहा है, लेकिन कमिश्नर उसे कुछ बताते नहीं है, तो बस इसीलिए वो डर जाती है। इधर मरीन की पूरी फोर्स अभी भी एल चापो को ढूंढ रहे थे। वो गली के हर गटर पर निगाह रखे हुए थे। ठीक उसी समय कमिश्नर इनके पास फोटो भेजते हैं और फोटो को देखने के बाद एक पल के लिए ये लोग भी काफी हैरान रह जाते हैं। तब जाकर इन्हें मालूम चलता है कि जिसे ये लोग गटर में ढूंढ रहे हैं वो तो पुलिस वालों के हाथ में है। इसके बाद ये लोग भी अपनी पूरी फोर्स को लेकर के उस बंदरगाह के पास वाले होटल के पास जाने लगते हैं और ठीक उसी समय कोस्मिको भी अपनी पूरी फोर्स को लेकर के उस बंदरगाह वाले होटल के पास जा रहा था और इसी दौरान इन दोनों के बीच में भिड़ंत हो जाती है। मरीन की पूरी फौज और ये ड्रग माफिया आमने सामने थे। इतना तो कंफर्म था कि मरीन की फौज पीछे हटने वाली नहीं थी, बल्कि ये माफिया लोग ही डर जाते हैं और इसीलिए खुद को सरेंडर कर देते हैं। लेकिन इस दौरान जो कोस्मिको था वो अपनी कार लेकर के यहाँ से निकल गया था और फोर्स के जो कमांडर थे वो उसका पीछा कर रहे थे। जब कोस्मिको को पता चल गया कि ऐसे भागने से काम नहीं बनने वाला है तो वो कार को रोक करके इन पर फायरिंग करने लगता है। फायरिंग होते ही मरीन के फोर्स जल्दी से कवर में चले जाते हैं और इसके बाद जैसे ही मरीन के लोग इन पर पलटवार करने के लिए आते हैं तो उसी समय कोस्मिको एक बम फोड़ देता है जिसकी वजह से कई लोग जख्मी हो जाते हैं। इधर जो एल चापो था वो आर्थरो को धमकी दे रहा था। वो उससे कहता है कि पैसे लेकर के मुझे छोड़ दो वरना बाद में तुम्हें पछताना होगा। मेरे लोग कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं या फिर वो तुम्हारे घर तक भी पहुँच सकते हैं। तुम अपनी फैमिली को मुसीबत में डाल रहे हो। हालांकि आर्थरो एक ईमानदार पुलिस वाला था तो इसीलिए वो उसकी बातों में नहीं आता है। वो उसे हर हाल में मरीन के हवाले करके रहेगा। कुछ समय के बाद मरीन के एयरफोर्स भी यहाँ पर आकर के पहुँच जाती है, जिनको देखते ही एल चापो समझ जाता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए वो आर्थरो से बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है, उसे करोड़ों रुपयों का लालच देता है, लेकिन आर्थरो को कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर घर पर ईसा अपने दोनों बच्चों के साथ में थी और तभी वो खिड़की से अपने घर के बाहर कुछ लोगों को देखती है जिनके हाथों में हथियार था, जिनको देखते ही वो बहुत डर जाती है क्योंकि उसके 2 बच्चे भी थे। ये एल चापो के आदमी थे, इतना तो क्लियर था। आर्थरो उसका फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए वो उसके पास मैसेज भेज देती है। मैसेज पढ़ते ही वो तुरंत अपनी बीवी के पास कॉल करता है। उसकी बीवी उसे बताती है कि बाहर कुछ लोग हथियार लेकर आए हैं। इसके आगे वो कुछ बता पाते उससे पहले ही वे लोग फोन को लेकर के फेंक देते हैं। आर्थरो समझ जाता है कि उसकी फैमिली की जान खतरे में है, इसीलिए वो एल चापो को धमकी देते हुए उसे अपने आदमी को दूर हटने के लिए बोलता है। लेकिन एल चापो कहता है कि अब तुम्हारी फैमिली को मरने से कोई नहीं रोक पाएगा, तुमने खुद अपनी फैमिली की जान खतरे में डाली है। आर्थरो ने उस पर गन तान रखा था और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। अगर वो अपने आदमियों को पीछे नहीं हटाता तो इतना तो पक्का था कि वो एल चापो को मार देता। वो तो अच्छा था कि उसी वक्त मरीन का कमांडर अंदर आ जाता है, जो कि आर्थरो को गन नीचे रखने के लिए बोलता है। वो बाद में गन नीचे रख देता है जब उसे मालूम चलता है कि उसकी फैमिली सेफ है। असल में उसके घर पर मरीन की फौज पहुंच जाती है जो एल चापो को गुंडों को खत्म कर देती है और इस तरह से उसकी फैमिली की जान बच जाती है। अपनी भड़ास निकालने के लिए वो एल चापो को एक जोरदार थप्पड़ भी मारता है। वैसे ये पूरी कहानी मैक्सिको के एक सच्ची घटना पर आधारित है। सोचो जिस गैंगस्टर के बोस को मरीन की फौज नहीं पड़ पाई वो पुलिस वालों के हाथ लग गया। इसके बाद जो पुलिस के कमिश्नर थे वो एल चापो के पास जाते हैं और उसके एक हाथ का हथकड़ी निकाल करके अपने हाथों में पहन लेते हैं। असल में वो ये चाहते थे कि एल चापो को पकड़ने का क्रेडिट उन्हें भी मिले, वरना मरीन वाले अकेले अकेले क्रेडिट ले लेते। सोचो किस लेवल का गैंगस्टर था जिससे पुलिस भी डर रही थी। अगर वो 2 ईमानदार पुलिस वालों के हाथ नहीं लगता तो अब तक वो फरार था। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।